तो चलें जी, विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट दी पेपर 3 2021। अच्छा जी, चलें सर। तो सबसे पहले बेटा जो बात हमारे पास होती है, जैसे कि आपको जानते ही हैं कि हमारे पास ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना वो आ रहा होता है। तो जैसे कि इसमें डिटेल दी हुई है, इसमें हमसे ये कह रहा है कि 12 बिट्स हमें दिए हुए हैं मेंटिसा के लिए, और 4 बिट्स जो है बेटा वो किसके लिए दिए हुए हैं, एक्सपोनेंट के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट दोनों पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है, वो उसने बता दिया। अब ये कह रहा है कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है 4.5। सही है, 4.5 को हमने जो है वो कैलकुलेट करना है किसके अंदर बेटा, बाइनरी के अंदर, और ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखना है। तो अगेन जैसे कि मैं हमेशा से बताता हूँ, आपको पॉइंट से पहले की वैल्यूज पता होनी चाहिए। 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 और 0.03125। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको बहुत क्लियरली मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया, पॉइंट से पहले तो आ जाएगा 1, 2, 4। अब 4 ही चाहिए तो यहाँ पर इसको बना लिया, और बाकी बिट्स क्या हो गई, 0 हो गई। और 0.5 बनाना है तो ये 0.5 के बाद की जो वैल्यू होगी इसको आप ऑन कर लो, क्योंकि ये लोकेशन 0.5 है तो आप इसको ऑन कर लेंगे। सही है। अब ये हमारे पास जो नंबर आ गया है ये फिक्स पॉइंट के अंदर आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको मैंटिसा में कन्वर्ट करना है, तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, बिल्कुल आगे चला जाएगा। कितने डिजिट आगे गया बेटा, 3 डिजिट आगे गया है। तो ये 2 की पावर क्या बन गई, 3 बन गई। और आपके पास फाइनल नंबर क्या बन गया, 0.1001। बाकी यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा जीरो लगाओगे ताकि मैंटिसा के जो रजिस्टर वैल्यूज हैं वो फुल हो जाएं। तो कैसे फिल करेंगे उसको, हम ये लिखेंगे 0, 1, कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये पोजीशन जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, पॉइंट की होती है। ठीक है, 0, 0, 1, और बाकी सारी बिट्स क्या लगा दी बेटा, हमने यहाँ पर 0 लगा दी। ठीक है, अब ये इसको कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बन जाएगा सर, 1, 2, 4। हमने 2 को ऑन कर लिया और 1 को ऑन कर लिया, बाकी बिट्स क्या हो गई, 0, 0 हो गई। तो जब आप इसे एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे बेटा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0, 0, 0। सही। तो हमारे पास बेटा 1, 2, 4, 8। तो काम जो है वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो गया ये। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज दी फाइनल आंसर। अच्छा, अब बात को आगे लेके चलें सर। अब हमारे पास कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, और वो किसकी होगी सर, -4.5 की होगी। ठीक है, और हमें इसकी वर्किंग शो करनी है। तो इसके लिए आपको करना ही होगा, पूरी लॉजिक वैसे ही रहेगी। बस आपने करना क्या, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट बनाना होता है। तो आपको सबसे पहले जो आप ये नंबर लिखा है, जैसे ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसको आप पहले यहाँ नीचे लिख लें। ठीक है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अभी तो ये पॉजिटिव का है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि आपको मैंने बताया भी था कि आप क्या करें, आप जो है वो राइट साइड से राइट साइड से देखेंगे फर्स्ट वन आपको कहाँ मिल रहा है। जहां पर आपको फर्स्ट वन मिल जाएगा उसके बाद सबको इनको इन्वर्ट करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने का, कि आप टूस कॉम्प्लीमेंट कर लें, तो ये कर लें आपको जो सही लगे, कि आप पहले सबका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें, सबको इन्वर्ट करें, फिर उसके अंदर +1 करें। तो ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, सो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो जब आप इन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी बेटा ये 1 है, बाकी सारी बिट्स क्या है हमारे पास, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये, सॉरी, इन्वर्ट करना है ना हमने, 1 हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर ये 1 हो गया। तो द फाइनल आंसर इज 1, 0, 1, 1, 1। ठीक है, और बाकी सारी बिट्स क्या हो गई बेटा, 0 में हो गई। और एक्सपोनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एक्सपोनेंट जो है वो आपका वैसे ही रहेगा। तो ठीक, सर ये वर्किंग करने के 3 मार्क देगा? क्या कह रहे हैं।
सर ये इतनी सी वर्किंग करने के, पिछले वाले पार्ट को यूज करने के मार्क देगा 3 मार्क? यार क्यों नहीं देगा, उसने नॉर्मलाइज नंबर लिखने को कहा है तो आप नॉर्मलाइज नंबर निकाल रहे हैं यहाँ पे। सर मतलब आपने पहले सिर्फ नॉर्मल 4.5 बनाया, हाँ उसके बाद आपने नॉर्मलाइज करने के लिए पॉइंट को आगे पीछे किया, जिससे आपके पास एक्सपोनेंट भी आ गया, और फिर टू बिल्कुल ऐसे। कॉम्प्लीमेंट कर दिया। एक्सपोनेंट तो वैसे ही था ना, एक्सपोनेंट तो हमने सर निकाल ही लिया था ना हमने। अच्छा इसका पूछ रहे हो आप। नहीं नहीं सर, अभी जो सवाल कर रहे हैं। हाँ इसमें तो भाई नेगेटिव बोला है उसने, सिर्फ उसने ये कहा है कि आप 4.5 का नेगेटिव बता दो। तो नेगेटिव बनाने का तरीका ये होता है कि आप इस नंबर को उठा के पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कर लो, और फिर जो है वो उसमें +1 करके टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आंसर आपका जो है वो अल्टीमेटली यही आएगा ना। सही सही। ठीक है, तो या तो अगर आप करना चाहो तो कर लो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये रफ वर्क में, कि अगर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा कि सारी बिट्स फ्लिप कर दो। 1 0 1 1 0 और फिर 7 1। इसको कंप्लीटली मैंने यहाँ क्या कर लिया, इन्वर्स कर लिया। ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर आप क्या कर दें, +1 कर दें। तो आपके पास वैल्यू हो गई 10 1 कैरी, 10 1 कैरी, 10 1 कैरी, 10 1 कैरी, 10 और 1 कैरी, फिर 10 और 1 कैरी, और फिर 10 और 1 कैरी। ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 1 हो गया। तो सर ये देखेंगे। वैसे मैं क्या ऐसे कह रहे हैं। करता हूँ कि मैंने वैल्यू जो निकाली है 4.5, उसके बाद मुझे उसके अंदर जहाँ जीरो के बाद मतलब वन दिखता है ना, मैं फिर उतना कर देता हूँ। नहीं आप इस तरीके से करोगे ना कि फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट 1 देखोगे, जहां मिल जाएगा उसके बाद सबको इन्वर्ट करोगे। हाँ मैं ये करता हूँ। हाँ तो मैंने कहा इसमें कोई मसला नहीं। सही है, आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू की बात नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ तक जो है वो बात समझ आ गई है। चलें नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए जल्दी से। अच्छा जी, ये हो गए बेटा 2 क्वेश्चंस। अब आ जाए बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द डेनरी वैल्यू। हमें इसकी जो है वो डेनरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और कैसे निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ कुछ नहीं होता यहाँ पर तो ये 0 होता है। ठीक है, स्टार्ट के बीच में जो है वो पॉइंट होता है। ठीक है, तो 0.0 0 1 1 और फिर 1 2 3 4 5 6 7। ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, आप जो है वो पॉइंट को मूव करोगे। कितने डिजिट मूव करोगे, 2 की पावर 5 आ रही है, तो 1 2 3 4 5। पॉइंट आपका कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये क्या बन गया सर, 0 0 0, 3 0 हो गए, फिर 1 1 0, और पॉइंट यहाँ लग गया, और फिर उसके बाद 0 आ जाएंगे। अच्छा अब ये इसकी वर्ड अब हो गई खत्म, क्योंकि आपने पॉइंट यूज कर लिया ना, पॉइंट अपनी जगह पर लेकर आ गए, तो एक्सपोनेंट की अब जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे 1 2 और 4। तो यहाँ पर क्या ऑन हो रहा है, 6 बन रहा है 4 और 2 ऑन होने की वजह से। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सही है बेटा जी, यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक कोई इशू है। चलें सर आगे चलें बात को लेकर। अब कह रहा है स्टेट वेदर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन पार्ट सी इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट। नॉर्मलाइज नॉट नहीं था, ये पार्ट नॉर्मलाइज। सी के अंदर जो इन्होंने बोला था वो नॉर्मलाइज नहीं था, ऐसे ही है। क्यों नहीं था, यस सर, कोई नॉट बताएगा। नॉर्मलाइज। दो हाँ जीरो एक साथ आ रहे हैं। सर 2 0 7 आए हैं, दो सेम नंबर। बिल्कुल ऐसे ही। स्टार्टिंग 0 नहीं बोले, बल्कि आप ये बोलेंगे स्टार्टिंग फर्स्ट 2 बिट्स आर सेम बस। तो इसीलिए ये नॉट नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है जी, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर नॉट नॉर्मलाइज्ड। और यहाँ बोल देंगे कि फर्स्ट 2 बिट्स इन मैंटिसा शुड बी डिफरेंट। या सिंपल आप ये लिख दें कि फर्स्ट 2 bits of Mantissa are same. That's why these are not normalized number.
of the mantissa should not be same. सर अगर शुड बी सेम लिख देते तो स्टूडेंट भी वहां पे। फिर आप नॉर्मलाइज का वर्ड लिख देते हैं, मतलब इसमें तो कोई मसला नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो क्वेश्चन को। आप ये बता दो कि ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है क्योंकि दोनों बिट्स सेम नहीं है, या आप ये लिख दो कि नॉर्मलाइज नंबर के लिए दोनों बिट्स डिफरेंट होनी चाहिए। ये भी बात ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए बेटा लास्ट के ऊपर। कह रहा है द सिस्टम चेंजेस सो दैट इट नाउ एलोकेट्स 8 बिट्स टू बोथ द मैंटिसा एंड द एक्सपोनेंट। सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है और वो एलोकेट कर रहा है 8 बिट्स किसके लिए, मैंटिसा के लिए और एक्सपोनेंट के लिए भी। तो मैंटिसा तो कम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जब मैंटिसा के ऊपर इफेक्ट आता है तो मैंटिसा की बिट्स बढ़ने से याद रखिएगा एक्यूरेसी पे फर्क आता है, प्रिसीजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपोनेंट की बढ़ने से और कम होने से रेंज पे फर्क आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या इफेक्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो आप इस पे ये बोल सकते हैं कि प्रिसीजन इज रिड्यूस्ड इन मैंटिसा, या सिंपल भी लिख दें प्रिसीजन इज रिड्यूस्ड because number of bits has decreased. सर इसको कम करने से नंबर की वैल्यू भी कम हो जाएगी ना? हाँ, मैं इसमें प्रिसीजन कम हो जाएगी, जिसे हम एक्यूरेसी भी बोलते हैं। ये तो आप जो दूसरे वाले सर यूसुफ है ना, उनसे पूछेगा, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे वो, क्योंकि वो मैथ्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है ना। अच्छा, अब आ जाएं सर रेंज इसमें, क्योंकि रेंज बढ़ जाएगी। क्यों रेंज बढ़ जाएगी? सर वो क्योंकि इंटीग्रेशन कराना सिखा देंगे सारे। क्योंकि एक्सपोनेंट का साइज बढ़ जाएगा ना, एक्सपोनेंट भी 8 बिट का हो जाएगा। तो आप ये बताएंगे इंक्रीज इन रेंज। सर इसमें कोई ड्रॉप है क्या इंक्रीज इन रेंज का मतलब? भाई ज्यादा रेंज वैल्यूज हो सकती हैं, नहीं, बस जैसे और क्या। मैंटिसा में वैल्यू कम होती है तो प्रिसाइजेशन कम हो जाती है, अगर रेंज बढ़ी है तो क्या होगा? रेंज बढ़ी, नुकसान नहीं हो रहा, बस एक्स्ट्रा बिट आपकी यूज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 है, 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट 4, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 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 इससे कोई फर्क फर्क तो नहीं पड़ेगा, बस ज्यादा साइज यूज हो रहा है नंबर ऑफ बिट्स का रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है आपका कि अगर वो पूछ ले इस तरह के डिसएडवांटेज की फॉर्म में तो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सो इंक्रीज इन रेंज because of number of bits in the exponent has increased. Because of number of bits in exponent has increased. सही है जी, लास्ट पे आ जाए यार। ये सवाल तो बहुत दफा रिपीट हुआ है, इसका तो आंसर आप लोग मुझे बताओ क्या लिखूं। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट जो लेयर होती है, कह रहे हैं द टीसीपी अभी प्रोटोकॉल सूट हैज व्यूड एज अ ट्रांसपोर्ट स्टैक। लेयर, नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर। बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा भाई, इंटरनेट और फिर लिंक। पहले इंटरनेट होता है, ये याद रखना। लेयर अच्छा वाइज सर। पूछा। सर इंटरनेट को लिंक नेटवर्क भी कहते हैं ना, नेटवर्क लेयर। हाँ, नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर एक ही बात। ठीक है जी, चलें अब आ जाएं आगे। कह रहा है बिट टॉरेंट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड इन द एप्लीकेशन लेयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ डाटा।
बिट टॉरेंट जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जा रहा है किसके अंदर, एप्लीकेशन लेयर के अंदर, फॉर एक्सचेंज डाटा, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ मॉडल यूज्ड विद दिस प्रोटोकॉल। तो स्टेट द नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल बताना है, पीयर टू जो पीयर। कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है भाई, पेयर टू पेयर, बिल्कुल ठीक बताया सही तो यस का नहीं है। यार। पेयर टू पेयर मॉडल जो है वो बेसिकली बिट टॉरेंट में यूज होता है ना, इसलिए ये सवाल पूछा है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो होगा, A2 आप पढ़ रहे हैं तो एस आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिलेवेंट चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिट टॉरेंट का यूज बता दें। तो फाइल शेयरिंग के लिए यूज करते हैं, ताकि जो है वो सर्वर के ऊपर लोड नहीं बढ़े, यही पर्पस होता है इसका। ये सवाल अच्छा है, देखो ये स्पेसिमेन में आया हुआ है, ये रिपीट हो जाते हैं। स्पेसिमेन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि स्पेसिमेन के कुछ क्वेश्चंस आगे आपको नजर आएंगे, और ये जो है वो मतलब रिपीट भी होते हैं। अच्छा भाई, कह रहा है एक्सप्लेन हाउ एप्लीकेशंस यूज बिट टॉरेंट टू एक्सचेंज डाटा। कैसे कोई भी एप्लीकेशन जो होती है, यानी क्लाइंट सर्वर या मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर्स भी आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तो डेफिनेटली वो एसवॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हमने लीच के बारे में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। तो जितना जितना डाटा, जो जो कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर करते हैं उसे एसवॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास ट्रैकर होता है जो कि सबकी आईपी या सबकी, ये सर्वर होता है बेसिकली, जो कि क्या कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है तमाम एसवॉर्म्स कंप्यूटर्स की डिटेल्स या डाटा, ताकि जितने भी कंप्यूटर आपस में फाइल शेयरिंग कर रहे हैं तो उसका ट्रैकर ट्रैकर जो है वो उसका रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। डाटा जो होता है टॉरेंट के थ्रू, ये भी याद रखिएगा कि छोटे छोटे पीसेस में जाता है, पूरी फाइल एक साथ नहीं जाती, और इसी वजह से जो है ना ये फास्ट होता है, रादर देन कि आप जो है वो एक एक पूरी पूरी फाइल डाउनलोड करें, ठीक है। जैसे ही डाटा मिल जाता है तो फिर हम लोगों के पास जब एक कंप्यूटर रिसीव कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ए, फिर ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, और ये रहा आपके पास एक्स, ये रहा वाई। अब हुआ ये कि ए ने डाटा बी को भी भेजा, सी को भी भेजा, डी को भी भेजा। फिर उसके बाद ए ने कंप्लीट कर लिया, जब सॉरी बी ने कंप्लीट कर लिया। जब बी ने सारा डाटा डाउनलोड कर लिया तो ये क्या बन जाता है भाई, इट बिकम सीड। और ये फिर इसको सेंड करेगा डाटा, फर्दर किसी को भी भेज देगा। और सी जब कंप्लीट कर लेगा तो वो शायद इसको भेज दे। तो इस तरह से क्या होता रहता है कि वो सीड बनते चले जाते हैं, ताकि नेटवर्क के ऊपर डाटा जो है वो लोगों को मिलता रहे, रादर देन के डिपेंडिंग ऑन अ सर्वर, के आप एक सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट करो, ठीक है। ये पर्पस होता है बिटटॉरेंट का। बिटटॉरेंट बेसिकली इसी तरह से काम करता है, और ये सारे कंप्यूटर जो है वो स्वॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। इन सबको हम कर देते हैं रिमूव। अब हम आगे चलते हैं, और मैं आपको इसका पूरा आंसर लिख के दे देता हूँ ताकि आपको सर पता थोड़ा रहे। ये एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो हाँ रहा हाँ भाई, देखो बिट टॉरेंट पहले याद करो होता क्या है। बिट टॉरेंट और क्लाइंट सर्वर मॉडल, दो मॉडल्स होते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मसला ये है कि आपका सारा डाटा जैसे एक सर्वर है, अब नीचे हमारे पास क्या बने हुए हैं, ये सारे कम सर क्लाइंट्स बने हुए हैं। अब जो भी फाइल चाहिए वो उनको इसी से ही मिलेगी, तो इसके ऊपर लोड बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। सो वी डू नॉट वांट कि ये लॉजिक लगे, और भी कोई आएगा तो वो भी इसी से ही सर्वर से ही डाटा लेगा, तो ये सर्वर को डाउन कर देगा, या सर्वर की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी डाउनलोड करने की। जबकि बिट टॉरेंट में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एक सर्वर या एक मेन कंप्यूटर है जिसके पास सारा डाटा मौजूद है, ठीक है, और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो ए के बाद लेट्स सपोज डाटा है तो वो बी से क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। ए बी से डाउनलोड, बी ए से डाउनलोड कर लेगा। जब भी डाउनलोड कर लेगा तो वो आगे लोगों को भी क्या कर देगा, अवेलेबल कर देगा। अब सी को जरूरत नहीं है कि वो ए के बाद डायरेक्ट जाए, बल्कि वो बी से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेगा, जबकि डी जो है वो ए से डाटा ले रहा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जो डाटा डाउनलोड होता रहता है एक कंप्यूटर में, वो दूसरों के लिए अवेलेबल होता चला जाता है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि आपके सर्वर पे जो है वो डाटा ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, लोड जो है वो आपके सर्वर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो बिट्स और टॉरेंट सॉफ्टवेयर बेसिकली यही होता है। सर। ये और यू इसके ऊपर टॉरेंट की जितने भी तरह है ना? कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं एसवॉर्म्स। तो बिट टॉरेंट लॉजिक लग रही होती है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और ये नेटवर्क कौन सा होता है, ये बेटा कहलाता है पेयर टू पेयर मॉडल, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स एटलीस्ट होने चाहिए।
तो जैसे यू टॉरेंट काम करता है वैसे ही करता है नहीं? क्या चीज दोबारा पूछेगा? यू टॉरेंट जो एप्लीकेशन है जैसे काम करती है वैसे हाँ ही वही चीज है यही तो, ये वही तो है। ये वही तो है। बस इसको यहाँ पर हम बिट टॉरेंट के नाम से जानते हैं। फिर सही है, फिर वो तो मुझे पता है सही। तो अब बेसिकली वो यही इसकी लॉजिक है। तो एक तो पॉइंट आप ये बता दें कि जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली क्लाइंट का वो अवेलेबल करता है। बिट टॉरेंट का काम ये होता है। पहले तो आप एक लाइन इसके बता दें आप। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप ये बता दें। दूसरा पॉइंट बेटा आप क्या बताएंगे? वो ये बताएंगे कि जो कंप्यूटर होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो कॉपी हासिल करते हैं टॉरेंट से। तो आप इसमें ये बोलेंगे कि वन कंप्यूटर इन द SMOM must be या must have a complete copy of the torrent. Complete copy of the torrent, ताकि वो आगे क्या कर सके, शेयर कर सके। ठीक है। सेकंड चीज आप इसमें ये लिखेंगे, एक सर्वर और होता है हमारे पास जिसे ट्रैकर कहते हैं, जो तमाम कंप्यूटर्स जो SOM में मौजूद हैं उनकी ये जो रिकॉर्ड है वो अपने पास सेव कर रहा होता है। A server called a tracker that keeps record of all the computers, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सब का ही अपने पास रिकॉर्ड जो है वो शेयर कर लेता है, सेव कर लेता है। सर आंसर पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते यार बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ। अच्छा तरीका यही होता है। और इसमें फायदा ये होता है, आपको पता होता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंट हो आपके। फिर आप ये लिख सकते हैं एक पॉइंट के टॉरेंट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, डाटा को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करता है। टॉरेंट इज स्प्लिट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक हैं। है सर बेटा जी। टॉरेंट, क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछें। टॉरेंट यानी फाइल। हाँ, जो फाइल होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो वो डिवाइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे वो पीस जो है वो डाउनलोड होते चले जाएंगे तो कंप्यूटर जो है वो सीड बनता चला जाएगा और फिर वो दूसरों के लिए अवेलेबल होता चला जाएगा। अब ये जो पीसेस हैं, ये पीसेस जो है वो कोई भी किसी के पास कोई पीस चला गया, किसी के पास कोई पीस चला गया, इस तरह से होता है ना। आप समझ लें कि डाटा पैकेट्स की फॉर्म में जा रहा होता है। सही है जी। तो ये 4 पॉइंट्स आपके एटलीस्ट यहाँ पर होने चाहिए। फिर आगे चलें सर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि स्टेट टू अदर प्रोटोकॉल्स that are used of at the that are used at the application layer for the exchange of data। तो डाटा को एक्सचेंज करने में एप्लीकेशन लेयर जो यूज हो रही होती है उसके बारे में बताना है। तो एप्लीकेशन लेयर पे HTTP होती है, ये HTTP, HTTPS SMTP, होता है, FTP ये होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। SMTP, POP3, ये सब काम इनके होते हैं। अच्छा, HTTP और HTTPS को अलग अलग मत लिख देना, आप उसे एक ही कंसीडर करोगे। ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है? यूज्ड टू ट्रांसफर द वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट।
यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, FTP मैंने आपको पढ़ाया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल इंटरेक्टिव जो डाउनलोड होनी होती है उसके लिए यूज होता है। वैसे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यूज टू डाउनलोड एंड अपलोड द फाइल, लेकिन ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि यूज फॉर इंटरेक्टिव फाइल ट्रांसफर। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए। अब ये बेटा हमारे पास एक टेबल आ गया, ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या करना है सर, इसको हमने करना है कंप्लीट, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। अब ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने पढ़ा था क्लास में भी, कि भाई ये जो है बेसिकली जैसे ये है, और यहाँ जहाँ जहाँ वन आ रहे हैं आप सिर्फ क्या करोगे, उनको कंसीडर कर लो। सही है, इसकी लॉजिक सिर्फ यही होती है कि जहाँ जहाँ पर वन आ रहे होते हैं आप उन्हें जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, हमारे पास ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वन दिया हुआ है, तो ये तो इन्होंने करके दे दिया सॉल्व। अब यहाँ पर वन आ रहा है तो यहाँ ABC की वैल्यू आप देख लो, A0 है, B1 C1, तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अब क्या है, प्लस करके A B, और क्या हो जाएगा बेटा, C बाहर हो जाएगा, प्लस ये नीचे वाला देख लें आप, इसको क्या कह रहा है ये, A B और C। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा बेटा वो यही बनेगा, ठीक है। आपने x की वैल्यू देखनी होती है ना बस, और उसके बेस पे आप इनपुट देख लेंगे। अब ये के मैप है सर, के मैप हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि आसान करो काम। 0 0 लिखा हुआ है तो A बार B बार इस तरीके से लिख दो, ठीक है, C बार और ये C हो गया। अब आपको इन्होंने क्या बोला है, A बार B और C, तो बेटा पहले ढूंढो A बार, A बार यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। अब आपको ये A बार दो जगह मिल गया, अब क्या है B और C, अब B और C ढूंढो, B ये रहा और C ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से सेकंड है A B C बार, ये हो गया, और ABC ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 नहीं होगा, 3 बॉक्स का ग्रुप नहीं करेंगे आप। यहाँ पर आप बेटा कितने ग्रुप्स बनाएंगे, यहाँ पर आप बनाएंगे 2 ग्रुप्स, क्योंकि आपको इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था कि एक का ग्रुप होता है बेटा 2 का होता है, ये याद रख लो बस, 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से, ठीक। तो एक ग्रुप तो बेटा ये बना लें आप, ठीक है, और एक ग्रुप जो है वो हमारे पास मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ ना, ग्रीन बॉक्स या रेड बॉक्स। हमने उन वैल्यूज को फिल्टर के ऊपर टेबल से निकालेंगे। किसकी वैल्यू कह रहे हो सर, हाँ ये, इसको सॉल्व करना है ना हमने, ठीक है। अब इनको बेटा हमने क्या करना है, अब इनको जो है वो कंबाइन करके लिखना है। अब रेड वाले बॉक्स की जो वैल्यूज हैं वो जरा देखें सबसे पहले, और मैंने आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताई हुई है भाई, कुछ कैंसिल वैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ये देख लो कि इस पूरे बॉक्स के अंदर कौन सा वेरिएबल है जो थ्रू आउट सेम है। तो A बार है यहाँ पे, यहाँ नहीं है तो छोड़ दो, B है, हाँ है, C है, हाँ है, तो क्या बन गया, B.C। आसान हो गया ना काम, तो ये क्या बन गया बेटा आपका B.C। तो इसका एक आसान तरीका मैंने देखा था कि जहाँ से आप देख के लिख रहे हैं ना, उसी में आप कंपेयर कर लेंगे कहाँ पे चेंज हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा, तो उससे ना बहुत आसानी हो जाती है करने में तो इसको। वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा, C ये रहा, ठीक है, C से देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो नहीं C मतलब की जो जहाँ से आप पढ़े ना पार्ट ए में जो आपने लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे अगर आप देखें ना, जैसे इसमें इसमें आपको आइडिया हो जाएगा, उससे भी काफी हेल्प हो जाती है। लेकिन कैसे हेल्प होगी, यहाँ तो, यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो वैल्यूज आ रही है, या तो फिर आप इसको, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए, हम देखो ये 3 वैल्यूज हैं, इसमें हम कैसे कोई सी दो डिफाइन निकालें। फिर जैसे मुझे पता नहीं कि पहले दो का बनना था, मैं उन दो को सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट कौन सी, टू कौन सी बी दो चेंज सिलेक्ट हो रहा करूंगा, है,
अच्छा, जैसे कि जो ग्रुप बनाया ना मैंने, जैसे कि ए बी सी बार डी का बना, सी बार है, उसके हिसाब से करूँगा। ए बी सी बार चूज किया, और उसके बाद चूज किया मैंने ए बी और सी। तो दोनों को देखा, तो उसमें क्या चेंज हो रहा है, ए बी सेम है और सी चेंज हो रहा है, तो उसको मैं फिर रख लूंगा ए बी को। तो बेटा वो तो लंबा तरीका है ना, वो जो अच्छा। आप सिंपल। बता रहे हो वो तो बड़ा तरीका बता रहे हो कि मुझे, वही तो मैंने पहले भी बताया था कि ये तरीका होता है कि आप ए बार बी और सी, ये रेड वाला बॉक्स जैसे अगर हम लिख रहे हैं, प्लस करेंगे ए बी सी, तो ये तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था, ये जो डिफरेंट है उन्हें इससे कैंसिल कर डायरेक्ट दो। आंसर आएगा? आपकी मदद से डायरेक्ट आंसर आएगा? मैं तो आपको सॉल्व कर, हाँ मैं आपको सॉल्व करने का ही नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कुछ भी नहीं लिखो, सिर्फ क्या करो, ये रेड बॉक्स के अंदर देखो कौन सा वेरिएबल है जो थ्रू आउट सेम है, क्योंकि ये हर बॉक्स तीन वैल्यूज से मिलके बना हुआ है ना। तो यहाँ हम्म। पर देखो ए बी और सी है, और यहाँ पर देखो ए बी और सी है, तो ए बार और ए ये दोनों चेंज हो रहे हैं, बी सही यहाँ है। पर भी है, यहाँ पर भी है, और सी यहाँ पर भी है, तो इन पूरे बॉक्स के अंदर बी और सी है, तो दैट्स इट, हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। सही है। सही है, ये ज्यादा आसान है कि आपको कुछ भी नहीं इस पे लिखना, और इसीलिए वो वर्किंग दे भी नहीं रहा आपको कि जरूरत नहीं है। अब ये ग्रीन बॉक्स देखो, अब ग्रीन बॉक्स के अंदर देखो कि कौन सा वेरिएबल है जो थ्रू आउट सेम है, ए भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी और सी बार चेंज हो रहा है, तो सी और सी बार को हटा दो आप। ठीक है, तो विदाउट एक्स्ट्रा वर्किंग आप डायरेक्ट आंसर ले लो। सर ये वाला पेपर मैंने करा है, पता नहीं कोई और सी ईयर का पेपर है ये। मतलब स्पेसिमेन में इतने सारे कॉमन सवाल। हाँ तो स्पेसिमेन से ही तो आता है आपका पेपर उठ के, मतलब इन अ सेंस उठ के, मतलब मेरा कहने का ये है कि उससे आपको एक आइडिया हो जाता है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन बाकी जो है वो एयर्स में नजर आ रहे होंगे। चलें सर, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं, क्या कह रहा है भाई हमसे, स्टूडेंट राइट्स अ प्रोग्राम in a high level programming language, a compiler translates the program into machine code. The compiler process has number of stages. The output of the lexical analysis stage forms the input to next stage. Identify this stage. हमें जो है वो ये आइडेंटिफाई करना है, क्या कहलाता है भाई ये? सिंटैक्स, बिल्कुल ठीक, सिंटैक्स। सिंटैक्स एनालिसिस। नेक्स्ट आ जाए, अब सिंटैक्स एनालिसिस के बेटा क्या क्या काम होते हैं, वो एरर को जनरेट करता है, ग्रामर चेक करता है, तो एक तो ये हो गया, जो आप पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, चेकिंग दैट द रूल फॉर ग्रामर, या सिंटेक्स लिख दें, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो वो क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है ग्रामर, और दूसरा चीज बेटा ये है कि ये लिस्ट डाउन कर देता है जो एरर्स आते हैं, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ एरर रिपोर्ट। ठीक हो गई बेटा बात। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोग्राम यूजेस सूडो कोड इन प्लेस ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर परफॉर्मिंग ऑप्टिमाइजेशन, वन रीजन इज टू प्रोड्यूस the minimizes the amount of memory used, state another reason for the optimization of code। तो अब देखें मिनिमाइज। ये इन्होंने, सर टाइम हाँ, टाइम सीख करना होगा। ऑप्टिमाइजेशन तो के लिए इन्होंने पूछा है कि एक तो ये होता है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी, टाइम हो सकता है, बिल्कुल हाँ एग्जीक्यूशन तो टाइम टाइम। मिनिमाइज कर ले हम, बिल्कुल ठीक बनाया। सर सूडो कोड वाले सवाल इसी में है? जी 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 जी, मैं इसीलिए असल में ईयरली ज्यादा सॉल्व करवा रहा हूँ, कुछ मैंने रिकॉर्ड करके रख दी है, क्योंकि मैं जो है वो P3 की जो वर्कशॉप करना चाह रहा हूँ, जो ऑनलाइन मेरी रखी है मैंने, उसमें मैं सिर्फ सूडो कोड कराऊँ, P3 के जितने भी सूडो कोड्स आए हुए हैं मैं एक जगह जमा कर लेता हूँ, और वो सारे सूडो कोड मैं चाह रहा हूँ कि एक जगह पे असल अच्छा हो जाएगा ना, कि आप लोगों के लिए एक ही जगह पे सारी चीजें आ जाएंगी। सर वो तो जो उसका 4 मार्क का नहीं होता डिक्लेरेटिव का, वो भी करवा दीजिएगा। एक यार 4 मार्क। डिक्लेरेटिव, मेरा बच्चा मैंने आपको अभी जो लेक्चर भेजे हैं ना उसके अंदर डिक्लेरेटिव किया है सॉल्व।
नहीं नहीं सर, उसमें ना चार अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर की बात कर रहे हैं, सही। जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं तो मैं रिसेंटली जिसमें मैंने ईयरली पास पेपर्स भेजे हैं, उसमें एक जगह मैंने बल्कि दो तीन जगहों पे मैंने करवाया। तो एक एक दफा गो थ्रू कर लेना। मैं वैसे जी हर जी। वीडियो के ना चैप्टर बना दूंगा, वीडियो के नीचे यूट्यूब पे चैप्टर्स बना दूंगा, ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये टॉपिक है, 2 में ये है, 3 में ये है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके। चलें, अभी आ जाएं सर, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट असाइंस एन एक्सप्रेशन टू वेरिएबल ए, यानी बी प्लस हो रहा है 2 के साथ, और मतलब पहले इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही है, फिर बी प्लस हो रहा है। कह रहा है सजेस्ट व्हाट अ कंपाइलर डू टू ऑप्टिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सर इसको पोस्ट फिक्स में लिख देगा। हाँ, इसको वो डेफिनेटली पहले जो है वो उसको कंपाइलर जो है वो उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करे। इससे पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ 12 कर देगा उसको, और फिर वो ऐड करेगा। जब ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है ना, तो वो अलग अलग वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि इन दोनों को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करके। जब वो कंपाइल करेगा तो मल्टीप्लाई करके करेगा। तो वो रिप्लेस कर देगा किसको? 2 multiplied by 6 will be replaced by the value 12। ठीक है जी, 12 के साथ ये क्या कर देगा, 12 के साथ जो है वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज द रीजन कि किस तरीके से आप इनका जो है वो ऑप्टिमाइजेशन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है यार, ये सवाल अच्छा आया है। ये आप लोगों के साथ मैंने शायद पहले डिस्कस, पता नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने किया या नहीं किया। ये देखो, दो अलग अलग लाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है एक्स बराबर है ए प्लस बी के, और वाई के अंदर ये लिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी। अब जब इस कोड को बेटा जी कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, कन्वर्ट करोगे अपने इस असेंबली लैंग्वेज के कोड के अंदर, तो क्या कह रहा है? कह रहा है द फॉलोइंग सिंटेक्स एनालिसिस। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा, और इसका जो कोड होगा वो असेंबली का इस तरह से बन जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि ये ऑप्टिमाइज नहीं है कोड। ऑप्टिमाइज क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसके अंदर मसला है। अगर आपको थोड़ी बहुत असेंबली लैंग्वेज आती हो तो वो आपके लिए आसान होगा। मैं बताता हूँ कैसे। ये कह रहा है लोड करो 436। 436 के अंदर वैल्यू ए है, तो मुझे थोड़ा सा आपके लिए काम करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ 436, 437, 438, और एक लिखा हुआ है 613। ये आपके पास जो है वो मेमोरी के अंदर डाटा मौजूद है। ठीक है, और फिर बेटा यहाँ पर हमने क्या बना लिया है? ये हमने बना लिया है ACC विच इज अक्यूमुलेटर। ये लाइन तो नंबर बता दो। 1। हाँ, लाइन नंबर 1 चलेगी। 36 पे क्या सेव हुआ हुआ है? ए। तो अक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ जाएगा बेटा जी? ए की वैल्यू आ जाएगी। सही है, अक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगी? लोड्स ए। ए लोड हो जाएगा यहाँ पे। फिर वो क्या कह रहा है? ऐड करो 436 के 437 के साथ। 437 पे लेट्स सपोज बी की वैल्यू है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अक्यूमुलेटर में तो 10 मौजूद है, और ये 2 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई? 12 हो गया। एग्री? हाँ भाई माज। तो ये एक्यूमुलेटर ये ऐड कर रहा है दोनों वैल्यू को। आके याद करो, एएस के अंदर आपने पढ़ा होता है कि एलडीडी होता है, लोड डाटा डायरेक्टली। तो एलडीडी 436, क्या मतलब ये है कि जो 436 के ऊपर जो वैल्यू है जो कि 10 है वो लोड हो गई। फिर उसके बाद 437 पे वैल्यू को ऐड कर दो अक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ। तो 2 की वैल्यू कहाँ आ गई सर? 2 की वैल्यू जो है वो यहाँ उठ के आ गई। सही सही सही। सही है। अब याद आ ये गया कर मुझे देगा हाँ। स्टोर। स्टोर करो किसके ऊपर? 612 के ऊपर। तो एक्स वेरिएबल के अंदर हमने ये सेव कर दिया 12, जो कि किस लोकेशन पर है? 613 के ऊपर। एग्री? सॉरी, मैंने ये 612 भी लिखना है और 613 भी लिखना है। मैं दोनों लिख देता हूँ, क्योंकि जरूरत हमें दोनों की पढ़ने वाली है। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? एक्स करके हमारे पास वैल्यू आ गई 12। एग्री करते हैं भाई सब? अब देखो, लाइन नंबर 4 चल रही है। लाइन नंबर 4 में क्या है? लाइन नंबर 4 में ये है कि ए दोबारा लोड होगा। दोबारा से यही वाला काम हो रहा है अक्यूमुलेटर के अंदर, कि पहले क्या लोड हो रहा है? 10।
फिर ऐड हो रहा है, बी की वैल्यू फिर ऐड हो रही है, तो ये क्या हो गया भाई, फिर ये हो गया 12। सही है। फिर उसके बाद हम सी को भी ऐड कर रहे हैं। सी की वैल्यू क्या है सर, जो कि 438 पर मौजूद है, और अज्यूम कर लेते हैं कि वो वैल्यू है 3। तो पहले 10 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ अक्यूमुलेटर में, फिर 2 ऐड हुआ अक्यूमुलेटर में, फिर 3, तो ये अक्यूमुलेटर की फाइनल वैल्यू क्या बन गई भाई, 15। और उसको आपने y के वेरिएबल के साथ कहाँ सेव कर दिया बेटा, यहाँ पर सेव कर दिया। एग्री? यहाँ तक समझ आ रही है बात? लेकिन यहाँ पर ये जो है वो एफिशिएंट नहीं है कोड, ऑप्टिमाइज नहीं है। क्यों ऑप्टिमाइज नहीं है? क्योंकि मेरा बच्चा, जब हमने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, तो ऑलरेडी एक्यूमुलेटर के अंदर क्या मौजूद था, 12 मौजूद था ना। तो आपको इन दोनों को, ए और बी को दोबारा लोड करने की जरूरत नहीं थी। बस डायरेक्टली आप सी की वैल्यू ऐड कर देते और उसको 613 में स्टोर कर देते। समझ आ रही है मेरी बात? जब हमने ये वाला काम किया था कि हमने एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर की थी वो 612, देखें, एसटीओ का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी अक्यूमुलेटर में है, जो कि उस टाइम पे 12 था, वो उठ के कहाँ आ गया था, 438 पर आ गया था। सॉरी, वो कहाँ आ गया था, 612 पर आ गया था बेटा। तो अब 612 पर जब ये वैल्यू आ गई थी 12 वाली, तो अब फर्दर सी की वैल्यू ऐड करनी थी, तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से ए लोड करें, फिर ऐड करें बी, फिर ऐड करें सी। इससे बेहतर है मैं डायरेक्ट सी ऐड नहीं कर दूं यहाँ पर 12 के अंदर। जी बॉयज, समझ आ रही है बात यहाँ तक? यस सर। तो आपके पास ये लाइन नंबर 4 और 5 जो है ये एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं। आप इसे बता देंगे कि इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें पॉइंट लिखेंगे कि रिमूव लाइन नंबर 4। इसने ये पूछा है कि व्हाट कंपाइलर कुड डू टू ऑप्टिमाइज, ये नहीं बोला कि क्यों करेगा। तो आपको समझ आ गया ना कोड, तो बस आप ये बता देंगे कि आपने ये करेगा। रिमूव द लाइन 04, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे कि रिमूव लाइन 05 एज वेल। सही है। और उसके बाद आप क्या बोलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें ऑलरेडी अक्यूमुलेटर में मौजूद है। अब ये क्यों करेगा, तो साथ साथ ये लिख दें, अगर आपके पास 3 मार्क्स हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हो रहे हैं, 3 मार्क्स के लिए आप फिर रीजन दे दें, बिकॉज द अबव, या बिकॉज द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर ऑलरेडी इन द अक्यूमुलेटर। बिकॉज द रिक्वायर्ड वैल्यू is already stored in the accumulator। ठीक हो गया बेटा बात। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द आंसर। नेक्स्ट आ जाए बेटा, क्या कह रहे हैं कि जी एक मैसेज है जो सेंड करना है, और डाटा को हमने इनक्रिप्ट करना है यूजिंग दी सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की जो है वो आपने डिटेल्स यहाँ पे देनी है, ठीक है। सर दो टाइप होती है ना, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। हाँ, सर ये ये वाला पुराना होता था। सिमेट्रिक जो होता है बेटा वो सिंगल की यूज करता है, ये इसलिए कहलाता है लेस सिक्योर है। सही है। तो व्हाट इज मीन बाय, तो आप एक पॉइंट पे आप ये लिख देंगे कि सिंगल की इज यूज a single key is used to encrypt and decrypt डाटा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर आ जाए सर, ड्रॉबैक्स क्या है इसके। ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि इसमें जो है ना वो, क्योंकि सिंगल की यूज होती है तो की डिस्ट्रीब्यूशन का एक मसला आता है। तो की को जो है वो एक सिक्योरली एक्सचेंज करने में मसला आ रहा होता है, तो ये एक इशू है।
इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द लेस सिक्योर मेथड। तो कह रहा है स्टेट टू ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो की must be transferred securely या must be exchange। ठीक है, की जो है वो लाजमी तौर पे एक्सचेंज होनी चाहिए सिक्योरली। एक पॉइंट तो आप ये लिख दें। दूसरा ये लिख दें कि if key can be received या accessed by the hacker, data can be decrypted। आप ये लिख दें कि if key accessed by hacker, then data can be hacked या data can be decrypted easily। ठीक है, डाटा जो है वो डिक्रिप्ट हो सकता है। और इसके अलावा क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, ये भी पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना वो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रह सकती। आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि जी डाटा जो है वो आपका सिक्योरली ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है कि हैकर के पास भी वो डाटा चला गया हो, तो यहाँ पर इंटीग्रिटी का एक मसला रहता है। सो देयर इज नो प्रूव इंटीग्रिटी एंड ऑफ द ओरिजिनल डाटा। तो ये पॉइंट लिख लें चाहे तो, आपके पास पता होना चाहिए। देयर इज नो प्रूफ ऑफ इंटीग्रिटी। सर इंटीग्रिटी यानी मतलब सही मतलब डिफरेंट। जिसका डाटा है वो उसी को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, किसी और के पास उसकी कॉपी नहीं चली जाए। ठीक है, तो ये एक मसला रहता है यहाँ पर कि डाटा, भाई आपको मैंने कोई फाइल भेजी, क्या श्योरिटी है कि ये फाइल आपके पास ही है, किसी और के पास भी तो हो सकती है, हैकर के पास भी तो जा सकती है। तो ये चीज जो है वो इसमें आती है। ठीक है, लास्ट आ जाए सर, इस पार्ट के लास्ट पॉइंट को कह देते हैं। कह रहे हैं द एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक की इज टू बी एक्सचेंज बिफोर द मैसेज इज सेंड। सिमेट्रिक की जो है वो एक्सचेंज की जाती है मैसेज सेंड करने करने से पहले। टू एक्सचेंज द की सिक्योरली द यूज ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज बीइंग कंसीडर्ड। अगर हम जो है वो यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो यूज कर लेते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो डेफिनेटली वी नो दैट कि सिक्योर डाटा एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि की का ही तो मसला है। अगर की को हम सिक्योर कर लें तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मसला ही हल हो जाएगा। तो कह रहा है टू पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो क्या बेनिफिट है, एक तो ये है कि आपकी इंटीग्रिटी बेहतर हो जाएगी, कि डाटा जो है वो किसी को नहीं मिला, ये हम कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि की जो वर्चुअल। है वो क्योंकि की किसी को नहीं मिलेगी। आप पहले पॉइंट तो ये दे सकते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ द की when transferred can be guaranteed। क्योंकि डाटा जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता इसमें। हाँ मुजम्मिल, ये हो सकता है बिल्कुल। सेकंड पॉइंट में यही लिखने जा रहा हूँ जो आपने बताया कि मोर सिक्योर की एक्सचेंज। सर ये बता सकते हैं वर्चुअली अनहैकेबल सिस्टम। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, वर्चुअल क्या कह रहे हो? वर्चुअली अनहैकेबल।
हाँ, कह सकते हैं कि ये जो है वो नॉट पॉसिबल है कि जो है वो डाटा को या की को जो है वो हैक किया जाए। ठीक है सर, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में भाई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ए स्टार, एल्गोरिथम, ग्राफ, मशीन लर्निंग, कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जी? थोड़ा आप लोग भी मुझे बताएं। ब्रेन की जब बात होगी या थिंकिंग की बात होगी, न्यूरॉन्स की बात होगी, तो ये तो पॉइंट आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ए स्टार एल्गोरिथम क्या होता है कि जो कि शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ग्राफ, ग्राफ की क्या एग्जांपल है सर? फर्स्ट हो जाएगा ये। मशीन लर्निंग की क्या एग्जांपल है सर? तीसरा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की जो है वो एक्सपीरियंस के साथ उसकी क्या कर रहे हैं, डाटा को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आ जाए सर, कह रहे हैं टाइप्स ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग। हमारे पास जो है वो टू कैटेगरीज हैं किसकी, मशीन लर्निंग की। अब मशीन लर्निंग की कैटेगरीज को कैसे बताया जाएगा, यहाँ उन्होंने पूछा है, डिस्क्राइब करने को कहा है। तो जनाब बहुत कॉमन में एक सुपरवाइज होता है और एक अनसुपरवाइज होता है, एक री लर्निंग होता है। सुपरवाइज में ये होता है बेटा कि हमारे पास जो है वो डाटा जो दिया जाता है वो लेबल डाटा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कंप्यूटर के प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को क्या कर सकें हम, इम्प्रूव या बेहतर कर सकें। तो 1 मार्क्स तो इसके नाम के हो जाएंगे भाई आपके पास। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग लेबल डाटा। हाँ, लेबल डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इन सुपरवाइज लर्निंग में हम करते ही हैं बेसिकली, वी आर बेस इनेबलिंग, enable a computer to improve its performance similar task। और जिसमें हमारे पास जो है वो नोन डाटा जो है हम इसे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो कंप्यूटर को बेसिकली इम्प्रूव कर रहे होते हैं सिमिलर टास्क के अकॉर्डिंग, जो जो कि बेसिकली किसी भी आउटकम के लिए हमें चाहिए। यानी आप इसको ये भी कह सकते हो कि तो कि हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम हमें जब चाहिए होता है, तो आप इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हो कि वी इन दिस लर्निंग known tasks are used। known task with given outcomes are used। ये पॉइंट लाजमी लिखना है ताकि उसे ये पता चले कि सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली कंप्यूटर की तो परफॉर्मेंस हम बेहतर करते हैं किसी भी टास्क के लिए, लेकिन बाय यूजिंग द टास्क जो कि आउटकम के साथ उसे दिया जाए। सही है, या आप आसान करना चाह रहे हो तो आप इस पे ये लिख सकते हो कि बाय यूजिंग द लेबल डाटा, by using the label data, computer programs are improved its performance। ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अनसुपरवाइज में आ जाएं तो आप इसमें ये बताएंगे कि बाय यूजिंग दी लार्ज नंबर ऑफ टास्क विद अननोन आउटकम्स। यहाँ पर अननोन आउटकम्स हैं, हमारे पास कोई भी जो है वो यहाँ पर आउटकम्स नहीं होंगी, क्योंकि ये जो है वो
आपके पास अनसुपरवाइज की कैटेगरी में आ रहा है। Using large number of tasks with unknown outcomes. To enable a computer program to improve its performance in accomplishing similar tasks. ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया अनसुपरवाइज लर्निंग। ये क्वेश्चन है भाई जो बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें कह रहे हैं एन अनऑर्डर्ड बाइनरी ट्री एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, और उसके साथ कुछ ऑपरेशंस हमारे पास यहाँ पर एसोसिएटेड हैं, जैसे कि क्रिएट ट्री, न्यू आइटम टू द ट्री और ट्रैवर्स ट्री। ये तीन जो है वो हमारे पास जनाब गिवन है टास्क। टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3। कह रहा है स्टूडेंट इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम दैट विल implement a binary tree ADT as a linked list of 10 nodes। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का सवाल है। इसके अंदर बाइनरी ट्री तो है, और बाइनरी ट्री जो है वो एज अ लिंक लिस्ट की तरह से यहाँ पर ये 10 नोड्स हैं जो कि काम कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें हमसे फर्दर ये बात कर रहा है कि ईच नोड कंसिस्ट ऑफ डाटा, फिर उसके साथ साथ लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर दिया हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है जब हम लिंक लिस्ट की सॉरी जब हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो वो इसी तरीके से होता है कि इसके अंदर जो है वो राइट एड्रेस भी होता है, लेफ्ट एड्रेस भी होता है। अब कह रहा है प्रोग्राम इज टू बी रिटन टू इम्प्लीमेंट द ट्री एडीटीज, द वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड आर लिस्टेड बिलो। नीचे जो दिया हुआ है वो बेसिकली वो यही है कि आपके पास जो वेरिएबल और प्रोसीजर्स हैं वो कौन कौन से यूज हो रहे हैं, उनका क्या क्या पर्पज है, क्योंकि आपको नीचे जो क्वेश्चन दे रहा है वो फिल करने के लिए दे रहा है। तो मैं पहले आपको ये देखें, ये पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पर नोड की बात कर रहा है, तो नोड जो है वो रिकॉर्ड डाटा टाइप है, जो कि आप पाइथन के अंदर समझते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लास। ठीक है, जो डाटा स्टोर कर रही है। लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, लेफ्ट का एड्रेस हो गया, राइट का एड्रेस हो गया। डाटा आइटम यूज हो रहा है डाटा नोड के अंदर स्टोर करने के लिए। ट्री आ जाए, ट्री जो है वो एक एरे का नाम है। न्यू डाटा आइटम ये पैरामीटर्स में आ रहा होगा, ये यूजर से इनपुट लिया जा रहा होगा। ये सारे कॉमन ही आप पढ़ के भी समझ लोगे। असल गेम यहाँ से शुरू होता है, फ्री पॉइंटर। फ्री पॉइंटर का मतलब क्या है कि ये क्या स्टोर कर रहा है बेटा, ये स्टोर कर रहा है स्टार्ट इंडेक्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ फ्री लिस्ट, यानी कि जो डाटा अब नया ऐड होना है वो किस लोकेशन पर ऐड होना है, आसान अल्फाज में वो यहाँ होता है। रूट पॉइंटर बेटा जी क्या होता है, फर्स्ट नोड होती है। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है, फर्स्ट नोड की बात हो रही है। ठीक है, कह रहा है न्यू नोड पॉइंटर। न्यू नोड पॉइंटर जो है ये बेसिकली क्या है सर, ये जो नई नोड होगी ये उसका पॉइंटर होगा कि जो नई नोड आप ऐड करने जा रहे हो उसका अपना एड्रेस क्या है। ठीक है, तो जो नोड आप ऐड करेंगे। क्रिएट ट्री यहाँ पे क्या कर रहा है सर, क्रिएट ट्री जो है वो बेसिकली ये वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रोसीजर इनिशियलाइजेस द रूट पॉइंटर एंड फ्री पॉइंटर एंड लिंक्स ऑल द नोड टुगेदर इन द फ्री लिस्ट, और इन सबको हम क्या कर देंगे, आपस में लिंक कर देंगे। ऐड टू ट्री बेटा क्या है, ये प्रोसीजर है जो क्या कर रहा है, न्यू डाटा ऐड कर रहा है। ठीक है, करेक्ट पोजीशन के ऊपर बाइनरी ट्री के, यानी कि बाइनरी ट्री में जहां पर नई नोड कनेक्ट होनी है
वो बेसिकली ये ऐड टू ट्री के थ्रू पॉसिबल होगा। फिर कह रहा है फाइंड इंसर्शन पोर्शन, डाटा कहाँ ऐड करना है ये बेसिकली ये फाइंड करेगा। सही है। और इसकी डिटेल बता देता हूँ। कह रहा है कि प्रोसीजर दैट फाइंड द नोड वेयर अ न्यू नोड इज टू बी एडेड। प्रोसीजर टेक्स द पैरामीटर, ये रिसीव क्या कर रहा है जी, ये रिसीव कर रहा है हमारे पास न्यू डाटा आइटम। ठीक है। और ये रिटर्न कौन कौन से पैरामीटर्स करेगा, इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा और डायरेक्शन रिटर्न करेगा। यानी कि ये बताएगा कि वैल्यू जो इंडेक्स की है वो कहाँ ऐड हुई है, और उसके बाद बेटा जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट पर ऐड हुई है राइट पर ऐड हुई है। यानी इन्होंने अब इसको थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया है क्वेश्चन को। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, जो कि थ्रू आउट कोई टोटल 16 पेपर्स हैं जो कि सूडो कोड जिसके अंदर मौजूद है। तो इन सब के इंशाल्लाह मैं एक जगह पर कंबाइन कर दूंगा ताकि आप लोगों को वो क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की जो पेपर 3 की वर्कशॉप है उसमें एंड में बस आप वो मेरी वीडियोस देखें और आप जो है वो रेडी हो जाएं एग्जाम के लिए। अब क्या कह रहा है बेटा जी, कह रहा है दिस सूडो कोड डिक्लेरेशन एंड दिस प्रोसीजर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी ट्री विथ 10 नोड्स। अब ये जो कोड है बेटा जी ये किसके लिए हो गया, ये तो नोड की जो है वो आप कहेंगे कि नोड की डाटा नोड डिफाइन किए। फिर उसके बाद बेटा एरे इन्होंने बनाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एरे बनाया है, उसके अंदर इन्होंने 0 से लेके 9 तक उसकी लिस्ट कर ली। फ्री पॉइंटर है, रूट पॉइंटर है, क्रिएट एरे ऑलरेडी बनाया हुआ है इसमें इन्होंने कि रूट पॉइंटर में -1 होगा जब कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल 0 होगा तो क्रिएट पॉइंटर कॉल हो जाएगा। बेसिकली क्रिएट ट्री का मतलब ये होगा कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सेट हो जाएंगे और जितने भी नोड हैं उनके एड्रेसेस सेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्री इंडेक्स लेफ्ट नोड के अंदर इंडेक्स +1 आ जाएगा और राइट साइड के ऊपर जो है वो हम -1 सेट करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप प्रोसीजर ट्री को कॉल करोगे तो ये वेरिएबल सेट होंगे, रूट की वैल्यू -1, पॉइंटर की वैल्यू 0। सही है। और जो ट्री है उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर के ऊपर हम क्या सेट करेंगे, जैसे ये ट्री है, लेफ्ट एड्रेस राइट एड्रेस। लेफ्ट एड्रेस पे बेटा क्या आ गया और राइट एड्रेस पे क्या आ गया, दोनों में अलग अलग चीजें हमारे पास आ रही हैं। जैसे कि ये लूप चला रहे हैं कि फर्स्ट टाइम पे इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0 एड्रेस, और लेफ्ट के अंदर क्या करेंगे इंडेक्स +1, 1 रख लिया। और राइट एड्रेस पे बेटा हमने क्या रख लिया, -1। फिर दोबारा लूप चलेगा, इंडेक्स 1 हो जाएगा। यहाँ 1 आ गया, -1 आ गया, फिर दोबारा से चलेगा। सही है। इन सब के साथ हम जो है वो क्या करते जा रहे हैं जी, ये जितनी भी नोट अब इन्होंने जो बनाई है मैं वो आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है। और आखिरी जो नोड होगी इस तरीके से चलते चलते लास्ट जो नोड होगी नोड नंबर 9, इसके लेफ्ट पॉइंटर के अंदर भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही है भाई, ये बात समझ आ गई सबको, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना किसी को। तो ये हमने काम कर दिया है, ये हमने जो है वो बाइनरी ट्री के लेफ्ट पॉइंटर के अंदर हम +1 +1। अच्छा एक चीज मैंने गलती की है, वो मैंने अभी देखी यहाँ पे कि ये इंडेक्स की वैल्यू ना प्लस होके सेट हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 इंडेक्स के ऊपर तो 1 सेट हो गया क्योंकि 0 + 1 सेट हुआ है। तो नेक्स्ट नोड जब 1 नोड होगी तो उसके अंदर इंडेक्स +1 हो जाएगा। तो इंडेक्स 1 है तो इंडेक्स यहाँ 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, इस तरीके से होगा। इसको हम अपडेट कर लेते हैं।
यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, और 1 के ऊपर क्या हो जाएगा 2, और 2 के ऊपर क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से जो लास्ट नोड होगी, जो 8 नोड होगी, उसके अंदर 9 मौजूद होगा। सही है। ये क्यों किया है? ताकि हर नोड जो है वो एड्रेस इसका कनेक्ट कर ले। अच्छा, राइट साइड के ऊपर इन्होंने जो है वो क्या रख लिया, -1 रख लिया है। और प्लस जो 9th नोड है उसके ऊपर भी इन्होंने क्या रख लिया, -1 रख लिया। सही है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनको जो है ना बड़ा जरूरी है समझना। अब आगे चलो भाई क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है पूरा, इसका एक पार्ट तो ये ट्रैवर्सल वाला है, इसको तो अभी छोड़ दें, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। अब इन्होंने हमसे ये डिमांड की है कि सर हमें जो है वो सूडो कोड कंप्लीट करना है, और इसके अंदर हम पर्पस क्या परफॉर्म कर रहे हैं, टू ऐड द डाटा आइटम टू द ट्री। ट्री के अंदर जो है वो हमने क्या करना है बेटा जी, डाटा आइटम्स ऐड करनी है। ठीक है। कह रहा है प्रोसीजर ऐड टू डाटा, ऐड टू ट्री। एक प्रोसीजर कॉल हो रहा है जिसका नाम ऐड टू ट्री है, और इसके अंदर हम जो डाटा सेट करने जा रहे हैं वो ये है। तो अज्यूम कर लो कि जी मैं 5 सेट करने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर कह रहा है ये फ्री पॉइंटर क्या हो, कि लिखा हुआ आ जाए नो फ्री स्पेस लेफ्ट। सर जी। जी सर, एक चीज पूछनी थी, बाय रेफ और बाय वैल्यू की एक बात मतलब समझा देंगे मुझे। यार बाय रेफ जो होता है वो होता है कि जिसके अंदर हम एड्रेस पास करते हैं पैरामीटर्स का। बाय वैल जो होता है वो डायरेक्ट वैल्यू पास होती है, और बाय रेफ के अंदर एड्रेस पास होता है। बाय रेफ का यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल में वैल्यू पास होगी और प्रोसीजर के अंदर वो अपडेट होगी अगर, तो मेन वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ये कहलाता है बाय वैल। बाय वैल मीन्स कि आपके अंदर प्रोसीजर में अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो वो मेन पे चेंज नहीं आएगा। बाय रेफ ये होता है कि अगर आप कोई वैल्यू अपडेट करते हो तो फिर मेन वैल्यू भी चेंज हो जाती है, इसको इस तरह से कह लो। बाय रेफ में मेन वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। सही है। बाय रेफ को हम जैसे पाइथन में ग्लोबल सेट करते हैं उस तरह समझ लें। आप इसे पाइथन में ग्लोबल वाली बात, चलो हाँ कह सकते हो कि बाय रेफ हाँ जो है। बिल्कुल। हाँ बाय रेफ को आप ग्लोबल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, वही। समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, याद रखने के लिए बस। बाकी और टेक्निकलिटी भी है इसमें। अच्छा, अब क्या कह रहा है जी, प्रोसीजर हो गया स्टार्ट। कह रहा है इफ नो फ्री रिपोर्ट एन एरर। अगर कोई फ्री नोड ही नहीं है तो भाई एरर कर देना है। तो वो कैसे होगा बेटा जी, नो फ्री स्पेस अवेलेबल कब आएगा लिखा हुआ। जब माइनस वो वन के बराबर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फ्री नोड क्या थी याद करो, नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है ये ऊपर आओ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्री पॉइंटर क्या है, स्टोर दी स्टार्ट ऑफ फ्री लिस्ट। फ्री लिस्ट के स्टार्ट यानी कि स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा, एल्स पर आ जाइए। एल्स पे बेटा जी क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐड न्यू डाटा आइटम फॉर द फर्स्ट नोड इन द फ्री लिस्ट। अब हम डाटा ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है। और जब नया नया डाटा ऐड करने जा रहे हैं तो फ्री लिस्ट बेसिकली बता रही है ना कि भाई कहाँ डाटा ऐड होगा। तो अज्यूम कर लो कि जी अभी फ्री लिस्ट हमने, इन्होंने क्या रखवाई थी, 0 रखवाई थी फ्री लिस्ट। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वेरिएबल जिसका नाम है फ्री लिस्ट। और इसके अंदर 0 मौजूद है। ठीक है। और ये अब मेरी क्या होने जा रही है, न्यू नोड होने जा रही है। ठीक है। क्योंकि इसका अपना एड्रेस क्या है भाई, 0 है। तो कह रहे हैं सर कि अगर लेट सपोज नया डाटा हम ऐड करने जा रहे हैं और वो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड है तो फ्री पॉइंटर को उठा के मैं न्यू पॉइंटर में रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डाटा जो ऐड होगा वो किस जगह पर ऐड होगा, जो हम यहाँ पर न्यू डाटा आइटम दे रहे हैं ये किस जगह पर ऐड होगा। एरे का नाम क्या है सर, एरे का नाम ट्री है। सही है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ लिखना है ट्री, और न्यू नोड पॉइंटर, क्योंकि जो नई नोड बन रही है वो इसी लोकेशन पे बनेगी हमेशा। फ्री से उसके अंदर वैल्यू असाइन की जाएगी। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अच्छा इसके साथ लिखेंगे आप डॉट डाटा। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा जी, ये हम बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की। आपको अगर याद हो, रिकॉर्ड डाटा टाइप,
डॉट डाटा करेंगे तो डाटा जाएगा, लेफ्ट या राइट पॉइंटर पे एड्रेस जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये कि लेट्स सपोज मैंने कहा 5 ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। ट्री जो नाम है वो किसका, एरे का नाम है, ठीक है। तो ट्री के जो डाटा पोर्शन है, अब ये इसको लिख देता हूँ ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। ये डाटा है बेटा, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। ये लेफ्ट है और ये राइट है, सही है बेटा जी। डाटा हमारा सेट हो गया, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर बेटा जी लिख दिया न्यू डाटा आइटम। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू डाटा आइटम के बाद अब हम एडजस्ट करेंगे पॉइंटर। पॉइंटर एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अब जो नई, अब देखो फ्री पॉइंटर अब क्या होना चाहिए, हाँ भाई बॉयज, फ्री पॉइंटर मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो डाटा ऐड हो गया ना, अब फ्री पॉइंटर मेरा 1 होना चाहिए ना, जो कहाँ मौजूद होगा, लेफ्ट पे। ट्री के लेफ्ट के ऊपर मौजूद होगा, और वो मैं कहाँ रख दूंगा, फ्री नोड पे रख दूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि ट्री नोड डाटा डॉट लेफ्ट। चलिए दोबारा बताइए जो नया डाटा ऐड हुआ है वो कहाँ ऐड हुआ है भाई, ये बताओ। सर। लेफ्ट पे। यार सुभान अल्लाह, लेफ्ट पे तो लेफ्ट पॉइंटर है, डाटा कहाँ ऐड हुआ है, जीरो पे, जीरो पे। जीरो पे हुआ ऐड हुआ है ना। तो जीरो के लेफ्ट के ऊपर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। जी सर। तो फिर हमें फ्री पॉइंटर में 1 रखना पड़ेगा ना, ताकि नया डाटा 1 पर ऐड हो। सही। समझ आ रही मेरी बात। अभी मैंने ट्री के न्यू एड्रेस पे, जो कि रेफर 0 को कर रहा था, उसके डाटा में मैंने 5 रख दिया। अब मैं ये करूंगा कि ट्री के न्यू एड्रेस के लेफ्ट के ऊपर जो वैल्यू है, जो कि क्या है, 1 है, वो कहाँ चले गई, फ्री लिस्ट पे। तो आपका का फ्री लिस्ट क्या हो गया, 1 हो गया, सही है। अब आपका फ्री लिस्ट क्या हो गया बेटा जी, 1 हो गया। ठीक है सर। ठीक हो गई बेटा जी बात, अब आगे चलें सर। अब उसके बाद हमें क्या करना है सर, अब हमें ये करना है कि अब ये करना ये है कि यहाँ पर तो ये 0 चल रहा है ना, 0 के लेफ्ट के ऊपर मैं क्या रखूंगा, 1 था पहले, मैं यहाँ रख दूंगा -1। मैं -1 क्यों रखूंगा, ताकि ये पता चले कि अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नोट बनी है, सेकंड नोट नहीं बनी। अब जब मैं नई नोट बनाऊंगा, जैसे अगर मैं 2 1 पे बनाने जा रहा हूँ, तो फिर इसका एड्रेस 1 पर आएगा, ठीक है, ताकि ट्रैवर्सल में मसला ना हो। याद है ना जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि नोड के लेफ्ट और राइट से एड्रेस उठते हैं। तो अभी मुझे तो यहाँ पर -1 चाहिए, यहाँ ऑलरेडी -1 किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर -1 मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही नोड बनी ना मेरी टेक्निकली, अभी तो सिर्फ एक ही डाटा ऐड हुआ है लिंक बाइनरी ट्री के अंदर। तो बाइनरी ट्री के अंदर जब सिंगल डाटा ऐड हुआ है, तो फर्स्ट नोड के लेफ्ट और राइट के ऊपर क्या होना चाहिए सर, -1 होना चाहिए, सही है। तो ये सर हम चीज ऊपर इसीलिए, का जो ऊपर का जी सूडो जी, कोड में इन्होंने क्यों 1 2 3 किया है? वो इसीलिए किया ना ताकि नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमें मिलता रहे, हमें फ्री पॉइंटर अपडेट करने होंगे ना हर बार। फर्स्ट टाइम पे फ्री पॉइंटर तो 0 रख लिया, उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। तो लेफ्ट लेफ्ट से उठाते रहेंगे हर बार, फ्री पॉइंटर अपडेट करने। और फ्री पॉइंटर बेसिकली क्या अपडेट करेगा, न्यू नोड पॉइंटर अपडेट करेगा, और न्यू नोड के ऊपर डाटा ऐड होना है। तो बेसिकली थोड़ा सा इन्होंने काम को बढ़ा दिया है, लेकिन क्या करें, पास्ट पेपर है, अब इसको चेंज तो नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना होगा बस, कि ये हो क्या रहा है सिनेरियो। अब उसके बाद बेटा जब ये काम कर देंगे, फिर एक और काम करना है यहाँ पे, ये वाला काम हो गया। अब कह रहा है इफ के साथ क्या हो, कि वी आर मेकिंग अ न्यू रूट नोड। तो वो जब होगा जब हमारे पास रूट नोड क्या होगी, -1 हो। जब रूट नोड की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, -1 होगी, तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि ये फर्स्ट नोड है।
और न्यू पॉइंटर जो होगा वो रूट पॉइंटर बन जाएगा हमारे पास। यानी कि अभी जो लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है उसका स्टार्ट का एड्रेस क्या हो गया, न्यू नोड पॉइंटर हो गया। बेटा माइक ऑफ कर दें प्लीज। सर ठीक ये है, रूट पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट पॉइंटर फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी मैं जो डाटा ऐड करने जा रहा हूँ बेटा वो फर्स्ट नोड पे एड्रेस ऐड किया है ना। ये देखो, ये पढ़ो क्या कह रहे हैं। बाइनरी ट्री की जो फर्स्ट नोड होती है वो रूट पॉइंटर कहलाता है। तो अभी तो सिर्फ मैंने 5 ही सेव किया है, तो अभी रूट नोड हमारा क्या होगा, 0 होगा। और फ्री लिस्ट 1 को रेफर करेगी क्योंकि अब डाटा 1 पे ऐड होना है। सही है सर। अच्छा, अब उसके बाद बेटा जी यहाँ पर हमने क्या करना है, एल्स पे जाना है। एल्स में क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन वेयर द न्यू नोड इज टू बी एडेड। कहाँ डाटा ऐड हुआ है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर रूट पॉइंटर है तो सेंटर वाली नोड थी, तो यहाँ ये एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर रूट नोड -1 नहीं होती तो या तो डाटा लेफ्ट पर आया होता या राइट पर आया होता, ऐसा ही होता ना भाई। इन्होंने ये बात बोली थी असल में कि हमें ये डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन के लिए ये सारी लॉजिक हम लगा रहे हैं कि या तो डाटा लेफ्ट में ऐड हुआ होगा या डाटा जो है वो राइट पर ऐड हुआ होगा। लेकिन वो जब आप चेक करोगे जब आपके पास रूट पॉइंटर -1 नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने एल्स के साथ चेक करा है। एल्स के साथ चेक करा है, और रूट नोट की जो वैल्यू है जो कि हमारे पास अगर नेक्स्ट टाइम डाटा ऐड हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। जब मैं नया डाटा ऐड करूंगा नेक्स्ट टाइम पे तो रूट नोड जो है वो 0 ही था ना हमारा। और फिर हम कॉल करेंगे किसको, फाइंड द इंसर्शन पॉइंट को। और इंसर्शन पॉइंट जो है ये बेसिकली क्या करेगा, ये बताएगा। ये इन्होंने हमें नहीं बताया एक्सप्लेन करने के लिए, बस आप ये समझ लो कि ये कॉल करेगा और कॉल करके डायरेक्शन का वेरिएबल जो है ना वो सेट कर देगा। अब अगर डायरेक्शन लेफ्ट है तो उसका मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि ऐड जो हुआ है डाटा वो कहाँ पर हुआ है, लेफ्ट लोकेशन पर हुआ है। और अगर जो है वो लेफ्ट नहीं आएगा तो उसका मतलब वो राइट होगा। तो उसका मतलब ये है कि नोड राइट पर एडजस्ट हुई है। असल में जो ये पॉइंट है ये बेसिकली ये बता रहा है कि एक नोड बन गई। जैसे कि अभी मैंने आपको बताई कि ये 0 मैंने बना ली। अब एक नई, सॉरी 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 5 आएगा, 0 लिख दिया। अब लेट सपोज बेटा जी मैं कहता हूँ नई नोड बनी, उसके अंदर डाटा आया क्या, 3। अब ये नोड जो है वो यहाँ एडजस्ट होगी, अब कहाँ एडजस्ट होगी ये डिसाइड करना है ना हमने, कि वो बाइनरी ट्री के, ये जो बाइनरी ट्री है उसके लेफ्ट पे रखें या राइट पे रखें। तो ये चीज बेसिकली ये फंक्शन हमें कैलकुलेट करके बता रही है, फाइंड द इंसर्शन पॉइंट। और वो डायरेक्शन वेरिएबल को अपडेट करके दे रही है, और वो डायरेक्शन वेरिएबल अगर लेफ्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि नोड लेफ्ट पे एडजस्ट कर दो। और अगर नहीं होगा तो उसका मतलब ये है कि नोड को राइट पर एडजस्ट कर दो। अब लेफ्ट और राइट पर एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो हमारी रूट पॉइंटर होगा, जो न्यू नोड आई है जो कि 0, या जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 आई है नई नोड। अब ये जो 1 होगी ये आपके पास हम इंडेक्स की किस लोकेशन पर रखेंगे, इंडेक्स की 0 लोकेशन पे रख देंगे। यानी 0 किसको रेफर कर रही है, 0 बेटा रेफर कर रही है रूट पॉइंटर को। तो दिस इज द रूट पॉइंटर। अब रूट पॉइंटर के कहाँ पे रखना है हमने, लेफ्ट या राइट पर रखना है। तो मैं लिखूंगा ट्री इंडेक्स जो कि 0 हो गया, और 0 के कहाँ एडजस्ट करना है, लेफ्ट पे एडजस्ट करना है। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट पॉइंटर, और एरो लगा के बेटा मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, न्यू नोड पॉइंटर। अब न्यू नोड पॉइंटर बेटा जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, और इंडेक्स जो है वो 0 है। तो अब ये जो मेरी जो मेन मेरे पास जो रूट नोड है उसके लेफ्ट पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से अज्यूम करो एक नया डाटा मुझे ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया 6। अभी इसके लेफ्ट और राइट के ऊपर -1 है, लेकिन इसका अपना एड्रेस लेट सपोज 2 है। तो बेटा जब यहाँ पर आएंगे हम तो रूट के अंदर तो 0 ही चल रहा होगा, इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। हम इसे कॉल करेंगे इंसर्शन पॉइंट को। डायरेक्शन आ गई लेट सपोज राइट। तो जैसे ही राइट आ गई तो अब ये वाला एड्रेस कहाँ आ जाएगा मेरा बच्चा,
यहाँ पर आ जाएगा, ताकि ये जो नोड है ये कहाँ एडजस्ट हो जाए, राइट पर एडजस्ट हो जाए। और इस नोड को एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्या चीज मौजूद है, इंडेक्स मौजूद है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्री इंडेक्स डॉट राइट पॉइंटर अच्छा जी, नीचे चलते हैं। अब देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो बात हो रही है ये हो रही है पार्ट बी के ऊपर। ये एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं ट्री ट्रैवर्सल। बेटा ट्री ट्रैवर्सल का आपको याद होगा, मैंने जब आप लोगों को पेपर 4 में चीज़ें पढ़ाई थी, मैं वीडियो का जो लिंक है बाइनरी ट्री के, जो मेरी पेपर 4 की वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा। तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी है तो वहाँ देख लो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोड लिख के ट्रेस करके ज़रूर दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो एज वी नो दैट कि बेटा बाइनरी ट्री जो होता है उसमें जब हम डाटा को रीड करते हैं और हम डाटा के अकॉर्डिंग रीड करें, क्योंकि एक नोड होती है ना हमारे पास लेफ्ट नोड होती है, राइट नोड होती है और डाटा होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसको एड्रेस को यूज कर करके प्रिंट करें, यानी ये एक एड्रेस है, फिर ये एक एड्रेस है, इस तरीके से। तो हमारे पास इस बेस के ऊपर बेटा 3 तरह के जो है वो ऑर्डर बनते हैं। एक बेटा कहलाता है प्री ऑर्डर, एक कहलाता है इन ऑर्डर और एक कहलाता है पोस्ट ऑर्डर। देयर आर 3 ऑर्डर्स। और इस चीज को बेटा हम लोग नाम दे देते हैं ट्रैवर्स ट्रीज का। ठीक है, तो ये ट्रैवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही होता है कि हम जो है वो डाटा को रीड करते हैं और वो एड्रेसेस के थ्रू करते हैं। और जब भी ट्री ट्रैवर्सल का क्वेश्चन आता है, यू विल सी कि यहाँ पर रिकर्सिव सोल्यूशन ही यूज किया जाता है। 90% तक तो यही देखा गया है, लेकिन एनी केस हमने पेपर 4 के अंदर भी इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखी है। अब जैसे आप अज्यूम कर लो, इन्होंने ये तो नहीं बोला कि डाटा जो है वो हमें किस ऑर्डर में करना है, मतलब इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है या प्री ऑर्डर है। लेकिन इन्होंने ये बात जरूर कही है कि दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब आप यही कंसीडर करोगे कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, इन ऑर्डर की। तो इसका मतलब ये होता है इन ऑर्डर के अंदर कि जब भी हम डाटा को रीड करते हैं तो जो नोड है, विच इज दी नोड, रूट नोड जिसे हम बोलते हैं, वो सेंटर में आती है। लेफ्ट का डाटा पहले आएगा, फिर सेंटर का डाटा, फिर राइट का डाटा। और ये बेसिकली अब इसी तरह से हो जाएगा ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मैंने ए बी और सी रखा हुआ है तो डेफिनेटली ए बी और सी ये डाटा क्या कर रहा होगा, इसको इस ऑर्डर में इसको रीड कर रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। इसके लिए आपको अगर याद हो, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था यहाँ पर, ये बेसिकली हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कहलाता है। ठीक है, कि पहले आप जो है वो यहाँ पर, ये अब देखें ये पाइथन का कोड है, पाइथन का कोड है। और इसमें हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेफ्ट नोड -1 तक अगर नहीं है तो -1 पे चले जाओ पहले, यानी कि बिल्कुल आखिरी नोड पे चले जाओ। जब आखिरी नोड पे पहुंच जाओगे तो फिर उसके बाद उसके डाटा को प्रिंट करोगे। और फिर क्या करना है, फिर हमने रूट नोड पे जाना है। रूट नोड के बाद हम कहाँ चले जाएंगे सर, राइट साइड पे चले जाएंगे। तो ये 3 साइड्स आप कह सकते हैं ना, कि लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है और सेंटर। तो आपके पास जो इन ऑर्डर होता है बेटा जी, इन ऑर्डर के अंदर जब हम डाटा रीड करते हैं तो हम पहले लेफ्ट नोड को रीड करते हैं, फिर बेटा हमारे पास आती है रूट नोड, और फिर बेटा हमारे पास आती है राइट नोड। सही है, ये ऑर्डर इन ऑर्डर के लिए जब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो यूज किया जाता है। अब विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट कि इसका कोड किस तरीके से लिखा जाएगा। तो होता क्या है बेटा जी, कि जब हम प्रोसीजर इसका लिख रहे होते हैं तो प्रोसीजर लिखते टाइम आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक इफ का चेक लगाना है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ट्री के पहले लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट का डाटा प्रिंट होगा, फिर सेंटर और फिर राइट का डाटा। एरे नोड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो नाम है इसका वो क्या है सर, हमारे पास यहाँ पर जो नाम है क्वेश्चन में एरे का वो है ट्री।
राइट, ट्री है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ ट्री, और ट्री के हमने क्या चीज चेक करनी है बेटा, ट्री के पॉइंटर में जाना है हमने। सही है, वी हैव टू मूव ट्री, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंटर लिखेंगे। सही है, ट्री के पॉइंटर पे हमने जाना है। और क्योंकि ये जो वैल्यू बेटा आ रही होती है ना, ये जो वैल्यू आपको मिलती है पॉइंटर की, ये मिलती है आपको रूट की। सही है, ये आपको वैल्यू मिलती है रूट की। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रूट की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है, ठीक है, डेफिनेटली इस केस में भी 0 ही आएगी। तो हमने क्या करना है, इसका पहले लेफ्ट चेक करना है कि क्या ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो हम इसके लेफ्ट पॉइंटर को चेक करेंगे। इसका नाम क्या था वेरिएबल का यहाँ पर, लेफ्ट पॉइंटर। और ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -1 के, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लिखते हैं देन। जब ये -1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट पे ही जाना है। तो आप इसको दोबारा से कॉल करेंगे देन करके, ट्रैवर्स ट्री, ये हो गया प्रोसीजर। अब आप पास करेंगे ट्री पॉइंटर डॉट लेफ्ट पॉइंटर। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा जी कि फर्स्ट टाइम पे जब कोड चला था पॉइंटर की वैल्यू 0 थी। 0 लोकेशन पे जो डाटा है, यानी 0 रो के ऊपर जो लेफ्ट पॉइंटर है वो किसको रेफर कर रहा है, 1 को। तो ये जो 1 है ये -1 के बराबर नहीं है। तो फिर हमने इसी को कॉल किया ट्रैवर्स, और फिर हमने कहा कि ट्री के पॉइंटर, यानी पॉइंटर की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, और 0 के लेफ्ट की वैल्यू के साथ पास कर दो। तो 0 के लेफ्ट के ऊपर जो वैल्यू है वो 1 है। तो पॉइंटर जो आपका बनेगा बेटा नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जब 1 बन जाएगा बेटा, तो अब ट्री के 1 लोकेशन के ऊपर जो लेफ्ट वैल्यू है, तो 1 लोकेशन ये रही, 1 लोकेशन की जो लेफ्ट वैल्यू है वो क्या है, -1 है। तो ये इफ नहीं चलेगा, ये इफ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और फिर हमें इसका क्या करना है, डाटा प्रिंट करना है। तो आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, और आउटपुट करके बेटा यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ट्री पॉइंटर डॉट, जो सेंटर में हमारे पास वैल्यू है वो किसकी है, देख लेते हैं। डाटा बोला है इन्होंने, डाटा बोला है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा जी, डाटा। ठीक हो गई बेटा यहाँ तक बात। अब डाटा प्रिंट होने के बाद, अब ये थ्री आउटपुट के ऊपर देखो क्या नजर आ गया होगा, आउटपुट के ऊपर जो हमारी आउटपुट रिजल्ट हो रहा होगा उसके ऊपर 3 डिस्प्ले हो गया होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि ये तो खैर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, लेकिन फिलहाल आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ 3 5 6 से करके चेक कर लें। तो हमें टेक्निकली जब उन्होंने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो मैंने यहाँ 3 प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको क्या प्रिंट करके दिखाऊंगा, 5 प्रिंट करके दिखाऊंगा। सही है, 3 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर आएगा इफ ट्री पॉइंटर लेफ्ट डॉट राइट। अब यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, राइट पर जाएंगे। और राइट पॉइंटर की वैल्यू देखेंगे कि ये क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। अगर -1 है तो ये क्या करेगा, फर्दर रिकर्जन करेगा, ठीक है। और अब हम इसे किसको कॉल करेंगे सर, ट्रैवर्स ट्री, यहाँ पर ट्री आ गया, पॉइंटर डॉट
राइट पॉइंटर, और ये हो गया एंड इफ। अब देखो ये इसको इतना जो है ना इजीली, आप इसको इजीली समझ नहीं पाओगे। तो आपके लिए मैं ये कर देता हूँ कि बिल्कुल शुरू से इसको ट्रेस करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये नज़र आ जाए कि जो आपका डेटा है वो प्रिंट यही होना चाहिए, 3, 5 और 6। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो यार, सबसे पहले तो आपके पास फंक्शन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ट्रैवर्स का ना। जब ट्रैवर्स को फर्स्ट टाइम पे कॉल किया बेटा, वो किसके साथ, वो उसकी वैल्यू क्या रखी हमने, 0 कंसीडर करी। सही है, 0 के साथ कॉल हुआ ना। अच्छा, जब हम इसे 0 के साथ बेटा कॉल कर रहे होंगे, तो ट्रैवर्स की वैल्यू जब 0 के साथ कॉल होगी, अब इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं। अगर 0 पर वैल्यू -1 नहीं हुई तो फिर ये 1 के साथ कॉल होगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू 0 -1 हुई तो फिर क्या प्रिंट होगा, डाटा प्रिंट होगा। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे बल्कि फिर आप यहाँ ट्रैवर्स नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर आप लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर आउटपुट होने के बाद फिर ये दोबारा से ट्रैवर्स को हम कॉल करेंगे, और इसमें हम 0 एड्रेस का जो राइट है वो क्या है सर, वो बेटा हमारे पास राइट जो है वो 2 है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा ध्यान से। जब फर्स्ट टाइम पे कोड चला, जब फर्स्ट टाइम पे कोड चला, ट्रैवर्स की वैल्यू क्या है बेटा जी, 0। जैसे 0 थी, 0 के ऊपर जो वैल्यू मिली उसको क्या मिली भाई, नॉट इक्वल टू माइनस -1। 0 के ऊपर जो हमें डाटा मिला वो 1 मिला, जो कि -1 के बराबर नहीं है। तो ट्रैवर्स को हमने कॉल कर लिया दोबारा से। ठीक है, तो ये दोबारा से आइट्रेशन, इसकी सॉरी, इसको हम कहते हैं रिकर्जन, दोबारा से क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। इसको आप लिख देंगे रिकर्स ट्रैवर्स, और यहाँ पर आप लिख देंगे 1। जब 1 के साथ चला है तो इसके पास भी 3 केसेस मौजूद हैं। इसमें यह है कि अगर 1 लोकेशन के ऊपर डाटा -1 है तो ठीक है, फर्दर कॉल करो। लेकिन यहाँ पर ये -1, क्योंकि -1 अगर नहीं है तो कॉल करो, तो लेकिन क्योंकि ये -1 है तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, इसलिए मैं इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रहा। लेकिन इसने आउटपुट क्या कर दिया बेटा जी, इसने जो है वो आउटपुट कर देना है डाटा। 1 के राइट के ऊपर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो स्क्रीन के ऊपर जो हमें नजर आया वो क्या नजर आया, 3 नजर आया। ठीक है, अच्छा इसको कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर आउटपुट लिख देता हूँ, इसको ऐसी डैश छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ये बाद में रीड होगा ना इसलिए। अच्छा, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया बेटा, और उसके बाद ट्रैवर्स 1 के राइट के ऊपर क्या है जी, -1 है। ठीक है, तो ये भी नहीं चला। सही है, ये क्या हो गया, ये बैक हो गया। क्योंकि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो 0 के साथ बेटा फर्स्ट टाइम ये ट्रैवर्सन का चला, यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने के बाद ट्रैवर्स की फर्स्ट लाइन नहीं चली, लेफ्ट नहीं चला, 3 प्रिंट हुआ, और फिर राइट भी नहीं चला, वो वापसी आ गया। क्योंकि हम कहाँ पहुंच चुके थे, 1 की तरफ। देखियो दोनों तरफ क्या है, -1 है ना, तो यहाँ भी -1 है, ये भी -1 है। बेसिकली ये स्टार्टिंग और लास्ट वाली लाइन तो चली जब रही है जब वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो ना ही ये चलेगा और ना ही ये चलेगा, ये वापसी आ गया। जब ये वापसी आ गया बेटा, तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है 0 के ऊपर क्या मौजूद है, 0 के ऊपर 0 एड्रेस का डाटा, 0 एड्रेस का डाटा 5 मौजूद है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा बेटा, 5 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ जाएगा सर, 5 नजर आ जाएगा। ठीक है, 5 नजर आने के बाद बेटा क्या होगा, अब 0 एड्रेस के राइट पर जो डाटा है वो क्या है, 2 है। हाँ जी बिल्कुल है, ये देखो 0 एड्रेस के राइट साइड के ऊपर डाटा 2 है, तो राइट साइड पे एड्रेस मौजूद है। तो फिर क्या करेंगे सर, दोबारा से रिकर्जन कॉल होगी। जब रिकर्जन कॉल होगी तो बेटा हम लोग किसको कॉल करेंगे, ट्रैवर्स के साथ 2 के साथ कॉल करेंगे। 1, अब रूट नोड जो है ना वो 2 है। ठीक है, अब बेटा लिखा है ट्रैवर्स, अब 2 के साथ 2 के राइट के ऊपर लेफ्ट के ऊपर क्या है, -1, तो ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा।
2। जब आप आउटपुट करने जा रहे हैं तो 2 पे डाटा कौन सा भाई? 2 पे जो डाटा है वो सेंटर वाला है, तो क्या स्क्रीन पर प्रिंट हुआ? 6। यहां से बेटा क्या आ गया आपके पास? 6 आ गया। और 3 ट्रैवर्स को हम दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन अब 2 के राइट के ऊपर जो है वो -1 है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वापसी बैक हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से आपका कोड जो है बेटा ये एंड होगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह ब्लॉक में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहूंगा बेटा, जो लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए, मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैंने बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ना, आप दोबारा से देख लो वीडियो। इनशाला यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको मसला नहीं होगा। क्योंकि एक दफा में ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होता है, क्लियर होना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आई नो दैट। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लें तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। एक ये लेफ्ट नोड रिकर्जन हो गई, ये डाटा प्रिंट हो गया, और ये राइट रिकर्जन हो गई। ठीक हो गई बेटा जी बात? लेफ्ट साइड रिकर्जन सर्चिंग चलती रहेगी कब तक? जब तक -1 नहीं आता। ये क्या कर रहा है भाई? प्रिंट डाटा। डाटा को क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और राइट साइड के ऊपर आपके पास क्या है जी? राइट साइड का ये नीचे वाला जो कोड है, ये राइट साइड रिकर्जन है। यानी ये राइट साइड के ऊपर क्या करता रहेगा? सर्चिंग करता रहेगा जब तक डाटा आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, -1 तक, यानी कि वो क्या करता रहेगा? सर्च करता रहेगा। तो होपफुली बेटा जी यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात। इसकी मार्किंग स्कीम में बेटा मिस्टेक है, तो मार्किंग स्कीम को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ मैंने पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो खैर बहुत आसान है, ये तो आप लोग कर लोगे। इन्होंने पूछा है कि एड्रेसिंग मोड्स हमें बता दें। तो को एलडीएम क्या होता है? इमीडिएट एड्रेस होता है। ठीक है जी, एलटीटी इमीडिएट। डायरेक्ट लोड। और ये डायरेक्ट एड्रेस होता है, सिंपल। ठीक है, और ये कह रहा है कि यूजिंग द ऑप कोड फ्रॉम द टेबल राइट इंस्ट्रक्शन टू सेट द वैल्यू एट एड्रेस 509। सही है, 509 के ऊपर हमें जो है वो वैल्यू सेट करनी है। टू द कंटेंट ऑफ एड्रेस 500 एडिट द वैल्यू 12। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो वैल्यू सेट करनी है, स्टोर, ये क्या, ये जो बात हो रही है ये किसकी बात हो रही है? ये स्टोर करने की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टोर बाद में होगी, पहले हम क्या करेंगे? 500 के एड्रेस को लोड करेंगे। सही है, तो इसका तरीका ये होगा कि अक्यूमुलेटर के अंदर हमने डाटा को पहले क्या लोड कराना है? 12 लोड कराना है। तो एलडीएम करके आप जितने भी कांस्टेंट लोड होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, तो वो ऐसे ही लोड होते हैं। 12 आ गया। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ लिख दिया ऐड 500। अब लेट्स सपोज 500 के पास वैल्यू सेव हुई हुई थी 4, तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये वैल्यू बन जाएगी सर आपकी 16। सही है, और फिर 16 को उठा के भाई इन्होंने क्या कहा है? कहाँ सेव कर दो बेटा? 509 पे। सॉरी, एसटीओ लिखेंगे अब यहाँ पे हम। दैट्स हाउ इट इज। सर हाँ 16 सर, क्यों आएगा इसमें? डिवाइड करना वो कह रहा है। भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 500 के ऊपर वैल्यू 4 है। सही है, इन्होंने क्या बात बोली है कि स्टोर करो वैल्यू को 509 में, जो कि 12 के एड्रेस के साथ ऐड हो जाए।
सही है, 500 की जो वैल्यू होगी वो 12 के एड्रेस के साथ ऐड हो जाए। 500 में मैंने 4 कंसीडर कर लिया और यहाँ 12 है, तो ये डायरेक्ट 12 लोड हो गया ना यहाँ पर। जब इसको चलाया तो ये 12 आ गया, फिर ऐड करा 500 की वैल्यू तो ये ऐड हो गई इसके साथ, ये कितना हो गया 16। और 16 जो है ना वो फिर हम 509 में सेव कर देंगे। समझ आ गई माज? सही है सर। ठीक है बेटा जी, चलें बस आज फिर यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।